आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज आपके सामने पुनः मैं आपके क्षेत्र की दीदी जी को लेकर आई हूँ और वो रोज़ ही आप सबको एक कहानी सुनाते हैं और फिर आज हम एक नई कहानी सुनेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी कहानियाँ, मेरे दादा की कहानियाँ जो है वो आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए और मेरे मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए हम अपनी वीडियो को आज शुरू करते हैं। प्रिय प्रिय दर्शक बंधुओं तथा श्रोताओं, मैंने अब तक अपने जीवन के कितने ही वृत्तांत आप लोगों को सुनाए हैं। यह सब जीवन की हमारी सत्य घटनाएं हैं, इनमें किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ करके हमने आपको सुनाने का प्रयास कतई नहीं किया है। मैंने कितनी ही अपने वृत्तांतों के अंदर लोगों के नाम भी उद्धृत किए हैं। हाँ, कुछ उनमें से लोग जीवित हैं और कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। पिछले अंक में हमने आपको एक भ्रष्टाचारी के बारे में बताया था, जो जो डीएम कार्यालय के ही सामने अध्यापकों से 10-10 रुपए ले रहा था। आज फिर मैं एक और भ्रष्टाचारी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि इन भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए जो टीमें आती हैं, उनमें से ही लोग मिल जाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक कहानी आपके सामने सुना रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में एक आर्यावर्त बैंक की शाखा खुली थी। वो लोगों को लोन कर रही थी। हमारे यहाँ के एक अली हसन दर्जी थे। वो उनका अच्छा कार्य दर्जीगिरी नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न हम मुर्गी पालन का उद्योग करें। तो उन्होंने बैंक मैनेजर से मिलकर के और मुर्गी पालने के लिए लोन ले लिया था। और प्रथम दृष्टया उन्होंने बैंक के ही पड़ोस में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके और एक मुर्गी खाना चलाने का इंतजाम किया था। तो पहले पहले उन्होंने फूस के 2 झोपड़े डाले थे। झोपड़े फूस के थे। उस उनके ही विरोधियों ने उन झोपड़ों में रात को आग लगा दी। सवेरे आग से जले हुए उन झोपड़ों की राख ही लोगों को दिखाई पड़ी। हर नगर में कुछ लोगों की प्रगति से खुश होते हैं और कुछ लोग नाराज होते हैं। उन्हीं में यह भी शख्स था। उसने हमारे खिलाफ एक दरख्वास्त पुलिस चौकी पूसट पर दे दी। तब पुलिस चौकी बाबूराम के घर की एक कोठरी में चलती थी और आगे एक छप्पर पड़ा था। उस छप्पर के नीचे इन लोगों का ऑफिस था। थाना उस समय बघौली था हमारे यहाँ का, जो हमारे यहाँ से काफी दूर था। पुलिस वालों को जो हमारे खिलाफ एक दरख्वास्त मिली कि इन्होंने हमारा जला दिया है झोपड़ा, तो उन्होंने हमको बुलाया। हम उनके यहाँ गए तो हमने तो कुछ जलाया नहीं था, हम तो सामाजिक कार्य कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि देखिए,
मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊँ जा करके बघौली थाने में, और आपके ऊपर चार्जशीट दाखिल कर दूंगा, नहीं तो कुछ दो हमको। हमने सोचा जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बगावत कर रहे हैं, आज हम ही इनको पैसा दें। हमने कहा अच्छा ऐसा करिए, आज तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, 2-3 दिन के बाद में आपको हम अवश्य रुपए देंगे। भाइयों, फिर क्या था, हमने कहा इनको भी अब पकड़ लो, ये भी अच्छे खासे बाबूजी हमको फंस गए। हमने अपने साथी श्रीपाल द्विवेदी को अपनी बात बताई, तो उन्होंने कहा चलो अब की बार में करप्शन के जो अधिकारी हैं लखनऊ में, उनके यहाँ ही चल करके और रुपए रखवा लिए जाए, और उनकी टीम के द्वारा ही इनको पकड़वा लिया जाए। हम लोग लखनऊ चल दिए। पहला पहला चांस था तो सचिवालय और लखनऊ के सचिवालय और वहाँ पर अब तो एक बापू भवन बन गया है, उसी के बीच में एक रोड जाती है पूरब की ओर को, उसी रोड के आगे ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए एक ऑफिस था। वहाँ पर एक डीआईजी रैंक के अफसर बैठते थे, उन्हीं का कार्यालय था, और उसी में एसपी थे और थानेदार भी उसमें कई थे। मैं वहाँ पहुँच गया, उन लोगों को अपनी पूरी बात बताई। ये तो भाई उनके डिपार्टमेंट की बात थी, क्योंकि यूपी पुलिस के जो थानों पे तैनात होते हैं वही उसमें भी पकड़वाने वाली टीम में भी होते। खैर उन्होंने कोई ऐसी बात तो हमसे नहीं कही, और कहा कि फला तारीख को हम आएंगे और रुपए कितने मांगे हैं। तो उसमें रुपए बड़ी कदर थी, उसने कोई ज़्यादा रुपए हमसे नहीं मांगे थे, करीब 200 रुपये ही मांगे थे। उन्होंने 200 रुपये के नोट हमको रंग लिए, पाउडर था सफ़ेद सफ़ेद, उसी में उनको लगा दिया और कहा ये कागज में रख लो, नहीं तो पसीना लगने पर ये खराब हो जाएंगे और इससे लाल लाल रंग छूटेगा। खैर हमने उनको एक कागज में करके रख लिया। कागज में रखने के बाद हम घर को लौट आए। उन्होंने 2 दिन बाद आने को कहा था, और बघौली से कहा था कि आगे जो पहुँचेरा रोड आपकी तरफ गया है उसी से आएंगे। और तकिया भभूति के पास में उन दिनों एक गन्ना सेंटर चलता था, कहने वहाँ उन्होंने बताया कि वहीं पर हमको खड़े आ मिलिएगा। हम टाइम से वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि उस समय ये टेलीफोन अब ये सब कुछ था नहीं। तो वहाँ पर हम पहुँच गए, जाकर जब कहने लगे हमको लाल गमछे से इशारा कर देना, हमने इशारा कर दिया, और इधर श्रीपाल द्विवेदी जो थे और आगे खड़े थे, गांव तकिया भभूते के और आगे, वो आगे मिल गए। और हम लोगों ने वही प्लान बनाई कि भाई देखिए जो चौकी है वो कुसट गांव के भीतर है, और वहीं पर आपको चलना है, और वो आप लोगों को देख करके और उछक जाएंगे। तो ऐसा कर लीजिए आप लोग, हमारे यहाँ इस समय भूसा खरीदने वाले लोग ज़्यादा आते हैं, तो आप सबको हम एक पल्ली दे दें, आप पल्ली ले लो। तो कुछ लोग भूसा खरीदने वाले बन जाओ, और एक वो है हनीफ, उनके दरवाजे पर एक घोड़ी खड़ी है, 2 आदमी तुम लोग घोड़ी खरीदने वाले बन जाओ। तो 2 आदमी तो उनके सामने घोड़ी वाले खरीद के हिसाब से तुम ऊपर हो जाओगे, और 2 आदमी और आप लोग रह गए हैं, वो हमारे साथ भी चलिएगा। खैर उन लोगों ने बात मान ली, और हम लोगों से पल्ली मंगा ली, और उन्होंने अपना भेष परिवर्तन कर लिया, और हमने उनको पल्लियाँ दे दी, और वो हमारे साथ में स्टेशन के पास दूर उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, और पैदल ही नगर की गांव की ओर चल पड़े। टटियाँ लगी थी उसमें, चौकी के जो बाहर था वहीं पर ये खाना खा रहे थे मुंशी जी, जिन्होंने हमसे रुपए की बात कही थी।
उन दिनों यहाँ पर थानेदार कोई नियुक्त नहीं था, तो वही मुंशी ही सब कार्य देखता था। तो हमने सोचा अब इनको रुपए दो भाई। हम वहाँ पर पहुँच गए और श्रीपाल द्विवेदी ने उधर वो घोड़ी छोड़ दी उनको दिखाने के लिए, तो उधर घोड़ी घोड़ी दौड़ रही थी, उधर वो थे। यानी हमारा फोर्स जो था वो लगे हुए ही सब था। जब ये लोग जब रुपया लेकर के हम उसके वो खाना खा रहे थे, उनके पास पहुंचे, तो सिपाही ने देखा कि वो आदमी जो है वो तो भाई पुलिस हमारे साथ का ही ट्रेनिंग किया हुआ है। उसने हमारे पीछे खड़ा था और हम आगे रुपए लिए रगे वाले लिए खड़े थे। उसने वहीं से हाथ हिला दिया, नहीं नहीं करने वाली पोजीशन में उसने संकेत दिया था। फिर क्या था, उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया कि हमको रुपए नहीं चाहिए। जो कुछ हमने ओर से छोर तक तय किया था वो सब बेकार हो गया था, और वो घूसखोर मुंशी हमारे फंदे से छूट गया। उसके बाद हालत ये हुई कि वो मुंशी हमसे बहुत नाराज हुआ और उसने अब हमारे खिलाफ आगजनी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने की तैयारी कर ली थी। मैं फिर चूंकि मैं बेगुनाह था, इसलिए मैं हरदोई जाकर एसपी के साहब के पास गया और मैंने पूरा उनको किस्सा बताया और अपना उस दरख्वास्त का इंक्वायरी अफसर दूसरा नियुक्त करा लिया। उनको भी अपनी बात पूरी बताई और वो भगौरी थाने के थानेदार थे, उन्होंने हमारी बात सभ्यतापूर्वक सुनी। स्थिति ये हुई कि हम उससे बरी हो गए। उन्होंने जब इंक्वायरी की तो एक भी आदमी कुशल में ऐसा नहीं निकला जो ये कहता कि त्यागी जी ने इसको जलाया है। तो ऑटोमेटिक ये बात तय हो गई कि मैं उसमें अपराधी साबित नहीं हुआ। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि कभी कभी ये टीम वाले जो आते हैं पकड़ने के लिए रिश्वतखोरों को, ये भी मिल जाया करते हैं और जिससे अपराधी छूट जाते हैं। अगर आप भी कभी ऐसी स्थितियों में आना तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे भी होशियार रहना, नहीं तो आप भी हमारी तरह से परिश्रम करने के बाद में भी रिश्वतखोरों को पकड़ने में असफल रहेंगे। साथियों, ये तो हमने 3-4 कथाएं आपको भ्रष्टाचार की बताई हैं। मैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ था क्योंकि यही देश के विकास में रोड़े हैं और इन खुद तो फूल फल रहे हैं, खुद उनके परिवार भी फूल फल रहे हैं, लेकिन देश जो है वो उन्नत नहीं कर पा रहा है। इनके पिछले समय में भी आपने देखा होगा कितने ही लोगों के घर नोटों के अंबार निकले हैं। देश का खजाना चंद लोगों के ही घरों के ऊपर कैद होकर रह जाता है और हमारा आयकर का पैसा जो हम लोगों से जनता से लिया जाता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। साथियों, अब मैं कल आपको अपने दूधाहार का व्रत लेने का जो मैंने संकल्प लिया है उसके बारे में कल अपने कथा वृतांत आपको सुनाऊंगा। आपको बता रहा हूँ, रात को मैं अपना साधना समाधि मंत्र जाप ये करता था और दिन को जन सेवा और स्कूल में अध्यापन कार्य। मैं अब इस कथा का यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आप लोग अगली कथा अगले दिन फिर हमारे मुख से सुने। तब के लिए आगे के लिए विराम। सो गाइस, आपने आज की एक और कहानी दादा से सुनी है। तो आप सब भी इन सब चीज़ों से आप सबका भी सामना होता होगा और दादा का भी हुआ है। तो उसको कैसे सँभालना है और उसको कैसे करके उन लोगों को पकड़वाना है, वो सब चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे, देखते ही होंगे जो चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ या दादा की कहानियाँ जो हैं
वो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।